हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका जीतो जेई बैच में। मैं आपका मैथ्स मेंटर लेके आया हूं एक और नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में मैं कराता हूं आपको एक एक टॉपिक, उसके सारे कॉन्सेप्ट, उसकी ट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था बाइनोमियल थ्योरम। तो आज की क्लास में हम उसी का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल टर्म। तो जानते हैं जनरल टर्म होती क्या है, कैसे उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से उनको अटेम्प्ट करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनरल टर्म। सबसे पहले जानते हैं जनरल टर्म होती क्या है और कैसे प्रॉब्लम इस पे पूछी जाती है। आपने देखा होगा लास्ट क्लास में हमने सीखा था एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस बी की पावर n। तो आपको पता है जितनी पावर होती है टर्म हमेशा उससे एक ज्यादा होती है। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं a प्लस बी की पावर 50, तो आपको पता है 50 बोला है तो इसमें कितनी टर्म आएंगी, 51 टर्म आएंगी। तो अगर मुझे बोला जाए वो जो 51 टर्म है उसके अंदर से 20th टर्म क्या होगी, तो क्या मैं 51 टर्म पूरी एक्सपेंड करूंगा? नो, नेवर। भाई जेई में क्या होता है, टाइम बचाना होता है, स्मार्टली सोचना होता है। अगर इसी में मुझसे पूछा जाए कि जो 51 टर्म आएंगी उसमें मिडिल टर्म क्या होगी, उसमें अगर पूछा जाए कि वो टर्म बताइए जिसमें ए ना हो, मतलब इंडिपेंडेंट ऑन ए पूछा जाए, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो किसी पर्टिकुलर टर्म पे, पूरा एक्सपेंशन नहीं, एक्सपेंशन के अंदर पर्टिकुलर टर्म पे फोकस्ड होंगे, तो उनको डिस्कस करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं जनरल टर्म। तो देखिए जनरल टर्म थी क्या। जनरल टर्म होती है बच्चे टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी आर प्लस 1 से। वाई वी राइट टी आर प्लस 1? बिकॉज आपको पता है पावर अगर 50 है तो टर्म एक ज्यादा होती है, इसीलिए इसको लिखा जाता है टी आर प्लस 1 से। तो सबसे पहले जानते हैं इसके यूजेस क्या होते हैं, क्योंकि बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, सर हमें पता कैसे चलेगा, ये फॉर्मूला लगाना है, देखते ही कैसे पता चले। तो सबसे पहला पॉइंट, टू फाइंड जनरल टर्म। अगर कहीं आपसे बोला जाए जनरल टर्म कैलकुलेट करिए। नेक्स्ट, टू फाइंड रिक्वायर्ड टर्म। कोई भी टर्म पूछ ली जाए आपसे, टू फाइंड रिक्वायर्ड टर्म। नेक्स्ट, टू फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म। इंडिपेंडेंट टर्म, देखिए यहां मैंने बोला रिक्वायर्ड टर्म। रिक्वायर्ड टर्म से मेरा मतलब क्या है, अगर आपसे बोला जाता है फाइंड फिफ्थ टर्म, कौन सी टर्म निकालनी है बच्चे आपको? फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो आपको आर के प्लेस पे रखना होगा 4। अगर मुझे सिक्स टर्म निकालनी है तो आपको आर के प्लेस पे रखना होगा 5। वाई? बिकॉज टर्म होती है आर प्लस 1। फॉर्मूले में क्या है? आर प्लस 1। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी टर्म चाहिए तो आर की वैल्यू आप 1 लेस रखोगे, क्योंकि टर्म को रिप्रेजेंट किया जाती है टी आर प्लस 1 से। एक पॉइंट और याद रखने वाली बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मैंने बोला a प्लस बी की पावर 50 है, तो टर्म कितनी आएंगी? 51। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्स टर्म निकालिए, तो आर की वैल्यू आप 5 रखोगे। लेकिन अगर आपसे बोलता है सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म या सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग या फ्रॉम द एंड, अगर फ्रॉम द एंड बोला जाए तो यहां याद रखिएगा रिक्वायर्ड टर्म फ्रॉम एंड। फ्रॉम एंड निकालने के लिए आपको क्या करना है? इंटरचेंज ए एंड बी इन ए प्लस बी पावर एन। मतलब आपको क्या कर देना है, इसको चेंज करके क्या लिख देना है? बी प्लस ए की पावर एन रख देना है। अगर फ्रॉम द बिगिनिंग चाहिए तो a प्लस बी की पावर n रहेगा, फ्रॉम द एंड बोलेगा तो b माइनस ए की पावर n हो जाएगा। बस इतना याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट ऑन x या जो भी टर्म होगी इंडिपेंडेंट ऑन a, इंडिपेंडेंट वर्ड आ जाए वी विल यूज जनरल टर्म। एक बार फिर देखिए और कहां कहां यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। अगर कहीं कोई कोफिशिएंट का जिक्र हुआ है we will use general term. Next, to find middle term. अगर आपसे मिडल टर्म के बारे में पूछा जाए we will use general term.
मिडिल टर्म के लिए कुछ पॉइंट याद रखिएगा। a प्लस बी की पावर n, यहां n को ध्यान रखना होगा, n क्या दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो हमारी मिडिल टर्म होंगी दो, कौन कौन सी, n प्लस 1/2th टर्म एंड नेक्स्ट ऑफ दिस n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। और अगर इफ n इज इवन, अगर n इवन हुआ तो मिडिल टर्म होगी n/2 प्लस 1th टर्म। बस इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो मिडिल टर्म होती है उसका कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम इन a प्लस बी पावर n। तो आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है वो बाइनोमियल थ्योरम के मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है। और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अगेन फॉर इवन, अगर इवन है तो इवन में क्या होता है बच्चे, एक की मिडिल टर्म होती है। इसका कोफिशिएंट, मुझे कौन सी टर्म चाहिए, n/2 प्लस 1th टर्म। आपको अभी मैंने बताया 5th टर्म चाहिए तो r की वैल्यू 4 रखते हैं। अगर मुझे n/2 प्लस 1th टर्म चाहिए तो r की वैल्यू क्या रखूंगा, n/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, nc n/2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और फॉर ऑड, और ऑड के लिए क्या हो जाएगा, ऑड के लिए हो जाएगा nc r के प्लेस पे, इससे एक कम, ये हो जाएगा कितना, n प्लस 1/2, और दूसरा क्या होगा इससे एक कम, तो ये आ जाएगा nc n माइनस 1/2, बिकॉज इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1/2, ये टर्म आ जाएगा। तो इससे आप डायरेक्टली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो अभी आपने जाना जनरल टर्म के बारे में, जनरल टर्म होती क्या है और कैसे इस पे प्रॉब्लम पूछी जाती है। चलिए चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम, पहले छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। मुझे 7th टर्म चाहिए, तो आपको पता है टर्म निकालनी है तो वी विल यूज व्हाट, जनरल टर्म, NCR, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r। चलिए अप्लाई करते हैं। n कितना है बच्चे, 13, CR a के प्लेस पे है 4x, इस पूरे की पावर 13 माइनस r, और b के प्लेस पे है 1 माइनस का 1/2 रूट x, इस पूरे की पावर r। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया 13 CR, 4 की पावर 13 माइनस r एंड x की पावर 13 माइनस r, और यहां से जरा गौर से देखें माइनस 1/2 की पावर r, और ये x की पावर ये हो जाएगा r/2, बिकॉज x की पावर 1 रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ गया बच्चे, देखो 13 CR, और ये 4 की पावर 13 माइनस r, एंड हियर माइनस 1/2 की पावर r, x वाले एक साथ रखिए, ये आ जाएगा 13 माइनस r और माइनस r/2। वाई r/2, बिकॉज ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। अब मुझे चाहिए क्या, अब जरा गौर से देखो, मुझे चाहिए 7th टर्म। टू फाइंड 7th टर्म, आपने पढ़ा था अभी, कोई भी टर्म निकालनी है तो r की वैल्यू क्या लेते हैं बच्चे, हम एक कम लेते हैं, तो r की वैल्यू 6 रख दीजिए। अगर मैं 6 रख देता हूं तो ये आ जाएगा 7th टर्म इज व्हाट, 13c 6, और ये 4 की पावर 13 माइनस 6, हेयर माइनस 1/2 की पावर 6, और x की पावर ये आ गया बच्चे 13 माइनस 6, माइनस 6/2 कितना होगा, 3। क्लियर नॉट। तो आप देख रहे होंगे ये कितना आ गया, यहां तो फॉर्मूला लगा सकते हो 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, और 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, एंड हेयर 4 की पावर 7, और ये प्लस का हो जाएगा 1/2 की पावर 6, x की पावर कितना आ गया, ये 13 माइनस 9, ये हो जाएगा 4। बस इसको कैलकुलेशन कर लेना, दैट विल योर आंसर। डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल, एक और सम कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। कोफिशिएंट निकालना है बच्चे, आपको याद है अभी मैंने बताया था, कोफिशिएंट निकालना हो, कोई टर्म निकालनी हो, वी विल यूज व्हाट, जनरल टर्म। तो जरा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन दिया है x² माइनस 1/x की पावर 10। जब भी आपको कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट टर्म, कोई भी टर्म पूछे जाए, फटाफट से लगा दिया करो जनरल टर्म का फॉर्मूला।
तो बच्चे जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, टी आर प्लस वन इक्वल टू वॉट, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो ये आ जाएगा 10 सी आर एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर माइनस 1 बाई एक्स की पावर आर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये आ जाएगा 10 सी आर हेयर एक्स की पावर 20 माइनस 2 आर, और ये कितना हो जाएगा देखो, माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का आर। आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 10 सी आर माइनस 1 की पावर आर और एक्स की पावर ये हो जाएगा 20 माइनस 3 आर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 3 आर क्यों, बिकॉज मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, माइनस 2 आर और माइनस आर माइनस 3 आर हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8। मुझे चाहिए एक्स की पावर 8, तो मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर कितना दे रखा है 20 माइनस 3 आर, तो मुझे कुछ नहीं करना है बच्चे, 20 माइनस 3 आर को 8 के इक्वल रख देना है। अगर मुझे 7 चाहिएगा तो 7 के इक्वल रख दूंगा। अगर मुझे चाहिए इंडिपेंडेंट ऑन एक्स, वो टर्म जिसमें एक्स हो ही ना, तो क्या करता मैं, इस पावर को 0 के इक्वल रख दूंगा। समझ रहे मेरी बात, यानी जो मुझे चाहिए मैं उसके इक्वल रख दूंगा। चलिए रखिए, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 आर इज इक्वल टू 8 माइनस 20, माइनस का 3 आर इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो आर कितना आ गया 4। बस आर की वैल्यू 4 रख दीजिए, दैट विल योर इंडिपेंडेंट टर्म। चेक करिए जरा, ये आ जाएगा 10 सी 4 माइनस 1 की पावर 4, और ये एक्स की पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 माइनस आर की वैल्यू 4 रखूंगा, 3 4 जा 12, तो ये कितना आया बच्चे 10 सी 4, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा, एक्स की पावर कितना आ गया 8। सो कोफिशिएंट ऑफ, फाइनली कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 इज, इसका कोफिशिएंट कितना आ गया, ये आ गया बच्चे, ये कितना आ गया सीधे 10 सी 4। अब इसको सॉल्व कर देना, फॉर्मूला आपको पता है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, हियर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8 कैंसिल, और ये 3, तो कितना है 7 3 जा 21, 21 इंटू 10 210, 210 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो x की पावर 8 का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 210। नेक्स्ट देखिए जरा एक और सम, अगला क्वेश्चन है फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑन x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। आप देख रहे होंगे अगेन इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, मैंने बताया था जब भी इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए अगेन वी विल यूज जनरल टर्म, तो ये होता है एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। लगाइए फॉर्मूला, बहुत इजी है। तो ये आ जाएगा बच्चे 9 सी आर एक्स के ए के प्लेस पे कितना है 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर, बी के प्लेस पे है -1/3 एक्स की होल पावर आर। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, 9 सी आर ये हो जाएगा 3/2 की पावर 9 माइनस आर, और एक्स की पावर स्क्वायर की पावर है, तो ये आ जाएगा बच्चे 18 माइनस 2 आर, एंड हेयर -1/3 की पावर आर, और ये हो जाएगा बच्चे एक्स की पावर, ये डिवाइड में तो इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस का आर, तो ये आ गया 9 सी आर 3/2 की पावर 9 माइनस आर, एंड हेयर -1/3 की पावर आर, एक्स की पावर, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आ गया। क्या चाहिए, टू फाइंड टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स। अगर मुझे इंडिपेंडेंट ऑन एक्स चाहिए, मतलब उसके अंदर एक्स नहीं होना चाहिए, तो मैं एक्स की पावर क्या रख दूंगा बच्चे 0, बिकॉज जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी एक्स वहां से गायब हो जाएगा। तो ये आ गया 3r इज इक्वल टू माइनस का 18 माइनस कैंसिल आउट, r कितना आ गया 6, r की वैल्यू 6 रख दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा t 6 + 1 इज इक्वल टू व्हाट 9c 6, एंड हेयर 3/2 की पावर 9 माइनस 6 एंड -1/3 की पावर 6 एंड x की पावर 0। अगर आपसे टर्म पूछी जाए तो साफ नजर आ रही होगी आपको, जो 7th टर्म होगी वो हमारी इंडिपेंडेंट ऑन x होगी, और वो टर्म क्या होगी
इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है, ये आ गया 3/2 की पावर 9 माइनस 6 कितना होगा 3 और माइनस 1/3 की पावर 6। बस ये तो 1 हो गया, सॉल्व कर लेना। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, हियर 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, और इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फर्स्ट 3 तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट विल योर आंसर, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। भाई आपको नजर आ रहा होगा यहां से 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 लिख सकता हूं मैं इसको, डिवाइड बाय व्हाट 6 फैक्टोरियल, हेयर 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये कितना आ गया 1/2 टू जा 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया, इधर 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो 6 कैंसिल हो गया और 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 7 डिवाइड बाय ये 3 टू जा 6 और इनटू में ये कितना आ गया 3, तो 7/18। तो उसने क्या बोला है, द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स वो होगी 7th टर्म, एंड व्हाट विल 7th टर्म, वो होगी 7/18। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी टर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जेई से रिलेटेड क्वेश्चन है, जेई में आया क्वेश्चन है, कहता है if the coefficient of x power 7 in the expansion of this one is equal to the coefficient of x power 7 in the expansion of this one, इससे x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है और सेकंड वाले बाइनोमियल एक्सपेंशन से x की पावर -7 का कोफिशिएंट निकालना है। उसने बोला है दोनों अगर इक्वल हैं देन इनमें से बताइए कौन सा रिलेशन होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। पहले हम केस 1 फर्स्ट वाला केस लेके चलते हैं। ये दिया है बच्चे ax² प्लस 1/bx होल पावर 11, यहां से मुझे x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। आपको पता है जब भी मुझे कोफिशिएंट निकालना हो वी विल यूज वो जनरल टर्म। तो जनरल टर्म होती है बच्चे NCR a की पावर n-r b की पावर r, यहां n दिया हुआ है 11CR, a के प्लेस पे होगा ax² की पावर 11 - r एंड b के प्लेस पे 1/bx की पावर r। यहां से मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए तो x वाली टर्म को अलग से कर लीजिए, अलग से सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे देखो 11CR a की पावर 11 - r और x की पावर ये 2 की पावर होल पावर है तो 22 - 2r हो जाएगा, और इधर 1/b की पावर r, x की पावर हो जाएगा -r। तो आप देख रहे हैं ये आ गया बच्चे 11CR a की पावर 11 - r डिवाइड बाय b की पावर r एंड हियर x की पावर 22 माइनस, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो ये आ जाएगा 3r। जरा ध्यान से सुनना, अब मुझे क्या चाहिए, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7, मुझे चाहिए x की पावर 7 और यहां x की पावर क्या है 22 - 3r, तो मैं 22 - 3r को रख दूंगा 7 के इक्वल, सो देयरफॉर 22 - 3r इज इक्वल टू व्हाट 7, तो ये आ जाएगा -3r इज इक्वल टू व्हाट 7 - 22, तो ये आ जाएगा माइनस का 3r इज इक्वल टू माइनस का 15, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, r कितना आ गया 5, r की वैल्यू 5 रख दीजिए तो ये आ जाएगा बच्चे, सो देयरफॉर T6 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा 11C5 एंड a की पावर 11 - 5 डिवाइड बाय b की पावर 5 एंड x की पावर 22 - 15 यानी हो जाएगा 7। सो कोफिशिएंट कितना आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक x की पावर 7 इज 11C5 a की पावर 11 - 5 ये हो जाएगा 6 एंड b की पावर 5, एक कोफिशिएंट आ चुका है। अब दूसरा वाला केस, नाउ केस 2, अगर मैं केस 2 की बात करता हूं तो यहां आप देख रहे हैं कितना है बच्चे ax माइनस 1/bx², इस पूरे की पावर है 11, यहां से भी जनरल टर्म लगा दीजिए। अगर मैं जनरल टर्म की बात करूंगा तो TR+1 इज इक्वल टू व्हाट 11CR ax की पावर 11 - r 1/ माइनस का 1/bx² की पावर r। चलिए करिए सिंप्लीफाई, 11CR यहां a की पावर 11 - r होगा, x की पावर 11 - r और हेयर -1/b की पावर r और x की पावर -2r, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये आ गया बच्चे 11CR a की पावर 11 - r एंड b की पावर r, ये हो जाएगा b की पावर r, और x की पावर जरा गौर से देखें 11 - 3r हो गया।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स की पावर -7 फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -7। तो इसको -7 के इक्वल रख दीजिए। -7 के इक्वल रखूंगा तो ये आ जाएगा 11 - 3r इज इक्वल टू वॉट, -7। 11 को इधर ले जाइए, -3r इक्वल टू -7 - 11, ये हो जाएगा माइनस का 18। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना आ गया 6। r की जगह 6 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा वॉट 11c 6 a की पावर 11 - 6 अपॉन b की पावर 6 और x की पावर आ जाएगा -7। तो कोफिशिएंट कितना आ गया आपके पास, कोफिशिएंट आ गया 11c 6 a की पावर ये आ जाएगा 5 अपॉन b की पावर 6, ये कोफिशिएंट आ गया। अब जरा गौर से देखें, उसने बोला है दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल। अगर मैं दोनों को इक्वल रखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जरा गौर से देखिएगा, तो ये आ जाएगा 11c 5 a की पावर 6 डिवाइड बाय b की पावर 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 11c 6 a की पावर 5 अपॉन b की पावर 6। ये आपको नजर आ रहा होगा। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं 11c 5 खोलता हूं और 11c 6, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। जरा गौर से देखिएगा, अच्छे से समझना जरा। अगर मैं बात करता हूं बच्चे 11c 5 को, तो ये 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, 11 - 6 5 फैक्टोरियल हो जाएगा ये। और इसको एक्सपेंड करूंगा तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल दोनों सेम है, मतलब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये बचा a की पावर 6 डिवाइड बाय b की पावर 5 इज इक्वल टू a की पावर 5 डिवाइड बाय b की पावर 6। अब देखो जरा, यहां से 5 पावर कैंसिल, यहां से 5 पावर कैंसिल, यहां बचा a बाई 1 इज इक्वल टू वॉट 1 बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया 1। सो फाइनली a इंटू बी इज इक्वल टू 1। ऑप्शन a इंटू बी इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा जनरल टर्म डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं जब भी हमें कुछ कोफिशिएंट निकालने हो, मिडिल टर्म निकालनी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। अब जरा गौर से देखें, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2026 में भी आया हुआ है, 25 में भी आया हुआ है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो सीरीज की फॉर्म में होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 30 दिया हुआ है। आप अगर गौर से देख रहे हो इसको, तो आप देखेंगे ये जीपी है, ये टर्म पूरी की पूरी क्या है, जीपी है। तो जीपी से सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सम। अगर मैं देखूं गौर से, तो यहां से ए आप देख रहे होंगे, ए कितना है 1 प्लस एक्स की पावर 21, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। एंड व्हाट इज आर, कॉमन रेशियो कितना है, दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा बच्चे 1 अपॉन एक्स, ये हमारी कॉमन रेशियो है। यू नो सम ऑफ एंट्रम, सम ऑफ एंट्रम फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय व्हाट r माइनस 1, ये हो जाता है। अगर आप फॉर्मूला लगा दें तो a कितना है बच्चे, मेरे पास है 1 प्लस एक्स की पावर 21 ब्रैकेट। अब यहां देखो r कितना है मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। अब ये n कितना होगा, 21 से स्टार्ट है 30 तक है, मतलब 10 टर्म है। तो यहां n की वैल्यू क्या आ गई 10 डिवाइड बाय r माइनस 1। एंड व्हाट इज r, 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे फाइनली 1 प्लस एक्स की पावर ये आ गया 21 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की पावर 10 और माइनस 1 होल डिवाइड बाय व्हाट एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये आएगा 31 माइनस, और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 21 पूरे के डिवाइड में एक्स। ये जो डिवाइड में है वो सबके डिवाइड में। मुझे चाहिए x की पावर 5 का कोफिशिएंट, मुझे चाहिए x की पावर 5 का कोफिशिएंट। तो 5, ध्यान दीजिएगा जरा, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर कितना 31 डिवाइड बाय एक्स, माइनस इधर आएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर 21 डिवाइड बाय व्हाट एक्स। अब अगर आपको नजर आ रहा हो डायरेक्टली, मुझे चाहिए x की पावर 5 का कोफिशिएंट, ये x से डिवाइड है, तो यहां से मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए 6 का। x की पावर 6 होगा डिवाइड बाय x, क्या हो जाएगा x की पावर 5। तो मुझे इसका मतलब इसमें से x की पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए और यहां से भी x की पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए। दोनों में क्या है, माइनस है। ये तो ऑप्शन से ही नजर आ रहा होगा, ये दो तो ऑप्शन होंगे नहीं, यहां प्लस है ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि x डिवाइड में मुझे 5 चाहिए, यहां 6 चाहिए, मतलब यहां से 6 का कोफिशिएंट तो डायरेक्टली नजर आ रहा होगा, ये आ जाएगा 31c 6 हो जाएगा और माइनस ये 21c 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन से ही डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन आर इक्वल देन एन इज। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप 25 में देखेंगे तो 2025 में भी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 23 में भी आया है। तो ये रेशो की फॉर्म में भी आ सकता है कि अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इनका रेशो दे रखा है 1/6, देन एन की वैल्यू निकालिए। बट यहां क्या बोला है कि बोथ आर इक्वल। तो ध्यान देने वाली बात है, जो बोलता है वही रख दीजिए, बट आपको ये ध्यान रखना होगा फिफ्थ टर्म निकालना है फ्रॉम द बिगिनिंग और एक बार फिफ्थ टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड। तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस 1 पहले मैं बात कर रहा हूं फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं तो ये रिजल्ट सेम रहेगा। ये कितना है, फोर्थ रूट ऑफ 2 यानी 2 की पावर 1/4 प्लस, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं 3 की पावर 1/4। ये डिवाइड में तो इसको लिख सकता हूं बच्चे 3 की होल पावर माइनस का 1/4 इस पूरे की पावर n। जरा ध्यान सुनना, मुझे चाहिए फिफ्थ टर्म। तो पहले मैं लगाऊंगा जनरल टर्म, टी आर प्लस 1 होता है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो n रखिए, n तो n है, एन सी आर ए के प्लेस पे 2 की पावर 1/4 इस पूरे की पावर n माइनस आर एंड 3 की पावर 1 माइनस 1/4 इस पूरे की पावर r। मुझे चाहिए क्या, फिफ्थ टर्म। फॉर फिफ्थ टर्म यू नो फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करने के लिए लेट r के प्लेस पे क्या रखूंगा मैं 4। सो व्हाट विल दिस, ये आ जाएगा NC4 और 2 की पावर 1/4 की पावर n माइनस 4 एंड 3 की पावर माइनस 1/4 की पावर 4। तो ये आ गया आपका NC4 2 की पावर n माइनस 4/4 एंड 3 की पावर माइनस 4/4, एक टर्म आ गई। नाउ अब मुझे निकालना है फिफ्थ टर्म। ध्यान से सुनो, टू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड। तो आपको याद होगा मैंने बताया था a एंड b बोथ आर इंटरचेंज, यानी अगर मैं बोलता हूं आपको a प्लस बी की पावर n है तो इसको इंटरचेंज कर देना है क्या, b प्लस a की पावर n फ्रॉम द एंड निकालने के लिए। मतलब मेरा सवाल क्या हो जाएगा अब, ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 1/4 प्लस 2 की पावर 1/4 की पावर n, यानी इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा। अब यहां लगाइए जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो जनरल टर्म क्या होता है, NCR ए के प्लेस पे हो गया 3 की पावर माइनस 1/4 की पावर n माइनस आर एंड बी 2 की पावर 1/4 की पावर r। मुझे चाहिए बच्चे फिफ्थ टर्म। टू फाइंड फिफ्थ टर्म, टू फाइंड फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म के लिए क्या करने वाला हूं मैं, r की वैल्यू 4 रख दूंगा। तो ये आ गया NC4 3 की पावर व्हाट n माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 4, ये वाला माइनस हो जाएगा, और इधर 2 की पावर 1/4 की पावर 4। तो फाइनली ये आ गया NC4 3 की पावर कितना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 4 माइनस n/4 हो जाएगा और 2 की पावर 4/4 हो जाएगा। ये आ गया, ये सेकंड हो गया। अब जरा गौर से देखो, उसने बोला बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं तो n की वैल्यू निकालनी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, बोथ आर इक्वल तो पहले क्या रखोगे आप, NC4 2 की पावर n माइनस 4/4 और इधर 3 की पावर माइनस 4/4 इज इक्वल टू NC4 और इधर है 3 की पावर n माइनस 4/4, सॉरी ये 4 होगा, ये थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, अभी देख लेते हैं। चलिए इन दोनों को इक्वल लगते हैं। पहला है हमारे पास NC4 2 की पावर n माइनस 4/4 3 की पावर माइनस 4/4 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा NC4 एंड 3 की पावर, ये आ गया 4 माइनस n/4 और इधर 2 की पावर 4/4, ये आ चुका है। आपको पता है NC4 दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जरा गौर से देखें, अच्छे से समझिएगा जरा। अब मेरे पास क्या बचा है, 2 की पावर n माइनस 4/4 3 की पावर माइनस 4/4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 माइनस n/4 2 की पावर 4/4। अगर मैं इस पूरी टर्म को डिवाइड में ले आऊं तो आप देखोगे कितना आ गया, 2 की पावर n माइनस 4/4 3 की पावर माइनस 4/4 डिवाइड बाय 3 की पावर
4 माइनस n बाय 4 और 2 की पावर 4 बाय 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। आपको पता है डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा बच्चे, n माइनस 4 बाय 4 माइनस 4 बाय 4 एंड हियर 3 की पावर माइनस 4 बाय 4, ये माइनस का हो जाएगा माइनस 4 प्लस n बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 2 की पावर एलसीएम कितना है 4, ये n माइनस 8 हो जाएगा और 3 की पावर 4 एलसीएम, तो ये आ जाएगा n माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट 1। देखो 2 की पावर और 3 की पावर दोनों सेम है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3 की होल पावर n माइनस 8 बाय 4 इज इक्वल टू 1। इसको लिख सकता हूं मैं 6 की पावर 0, क्योंकि यहां भी 6 आ रहा है, आपको पता होगा जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अब जरा गौर से देखो, बेस सेम तो पावर सेम हो जाएगी, तो n माइनस 8 बाई 4 इज इक्वल टू 0, ये n 0 हो जाएगा, तो n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो फाइनली n की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग इक्वल है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसमें n की वैल्यू 8 होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा शायद। चलिए नेक्स्ट एक और चलते हैं आगे। अगला है फाइंड द टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड रेशनल टर्म। अगर कोई भी एक्सपेंशन दे रखा है इस टाइप से जिसकी पावर फ्रैक्शन में दी है, उससे आपसे पूछा जाए इसकी इंटीग्रल टर्म कितनी होंगी, या रेशनल टर्म कितनी होंगी, या टोटल टर्म कितनी होंगी, या इरेशनल टर्म कितनी होंगी, तो आपको पता है इसके अंदर जरा अच्छे से समझिएगा। पहले अगर मैं बोलता हूं आपसे a की पावर 1 बाई पी प्लस b की पावर 1 बाई क्यू, इस पूरे की पावर n, ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, इसके अंदर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टोटल टर्म्स आर देयर। टोटल टर्म तो सारे बच्चों को पता है, टोटल टर्म होती है n+1, ये सबको पता होगा। अगर मुझे पूछा गया है हाउ मेनी इंटीग्रल टर्म आर देयर, टोटल इंटीग्रल टर्म कहें या रेशनल टर्म कहें या फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, मतलब कुछ भी आ जाए, आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। पहला स्टेप, ए एंड बी मस्ट बी प्राइम। पहला काम क्या करना है आपको, इनको देखना है ए और बी को, ये ए और बी प्राइम होने चाहिए। अगर प्राइम नहीं है तो पहले इसको प्राइम बना लेना, पहला स्टेप। ये मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे इस टाइप का इंटीग्रल टर्म वाला। प्राइम होने के बाद आपने क्या करना है, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का एलसीएम लेना है। मैंने मान लिया वो है एम, वो क्या आ गया बच्चे, एम आ गया। अब टोटल टर्म जो आएंगी वो कितनी आएंगी, वो आ जाएंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई एम प्लस 1, यानी जो पावर है उसको इसके एलसीएम से डिवाइड कर देना और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना और प्लस कर देना 1, ये डायरेक्ट आपको दे देगा इंटीग्रल टर्म। तो ये आ गई हमारी टोटल इंटीग्रल टर्म। अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल इरेशनल टर्म, हाउ मेनी इरेशनल टर्म आर देयर, टोटल टर्म n+1 है, इससे आएंगी इंटीग्रल टर्म। तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, टोटल टर्म माइनस इंटीग्रल टर्म, यानी टोटल टर्म में से इंटीग्रल टर्म माइनस कर देना और ये क्या आ जाएगा इरेशनल टर्म, या टोटल टर्म माइनस रेशनल टर्म, इरेशनल टर्म। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन दिया है 9 की पावर 1/4 प्लस 8 की पावर 1/6, इस पूरे की पावर 500। कहता है फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन विच आर इंटीजर्स, जो इंटीजर्स हों। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले आपका पहला काम क्या होगा, ए और बी को प्राइम बनाना। क्या ए और बी मेरा प्राइम है, नो नेवर। यहां क्या है 9 दिया है, तो 9 को मैं लिख सकता हूं बच्चे 3 का स्क्वायर, इस पूरे की पावर 1/4। 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/6, इस पूरे की होल पावर कितना है 500। तो आप देख रहे होंगे ये आ गया 3 की पावर कितना 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड हेयर 2 की पावर ये भी 1/2 हो जाएगा, इस पूरे की पावर 500। अब क्या करते हैं हम, एलसीएम ऑफ, ये जो फ्रैक्शन में पावर है 2 and 2, ये तो एलसीएम 2 ही रहेगा। सो टोटल इंटीजर टर्म,
ये कैलकुलेट करनी है तो मैंने बताया था n/m + 1। n कितना है यहाँ, n देखो मेरे पास है 500 और m क्या होता था, इनका एलसीएम वो कितना है 2, तो डिवाइड कर दो सीधे, ये आ गया 500 डिवाइड बाय 2 + 1। इसको अगर डिवाइड करूंगा ये आएगा 250 + 1, तो फाइनली 251 इज व्हाट, ये आपकी इंटीजर टर्म होगी। अगर ये आया होता 250 पॉइंट समथिंग तो अब भी हम इसको 250 लेते, ये आप जानते होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। ये है, पहले तो ये पता लगाइए इसमें टोटल रेशनल टर्म कितनी होंगी, यानी इंटीजर टर्म कितनी होंगी, फिर उसका सम भी निकालना है। जरा गौर से देखें, अगर मैं इंटीजर टर्म की बात करूं तो आपको पता है सबसे पहले तो देखना है 3 और 2, वो ऑलरेडी प्राइम नंबर हैं। उसके बाद जो फ्रैक्शन पार्ट है उसका एलसीएम निकालो जरा, एलसीएम ऑफ व्हाट 5 and 3, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, ये हमारा m आ गया, और n कितना दे रखा है वो भी 15 है। तो टोटल इंटीग्रल टर्म, टोटल इंटीजर टर्म कितनी होती है, ये होंगी m/n, सॉरी ये हो जाएगा n/m। यस देखो ये होता है n/m + 1। अब जरा चेक करिए n कितना है 15, m कितना है वो भी 15 + 1, यानी कैंसिल आउट कितना हो 1 + 1, यानी 2 इंटीग्रल टर्म होंगी, केवल 2 ही टर्म होंगी। अब वो बोलता है वो 2 टर्म होंगी कौन सी, उनका सम कैलकुलेट करना है। अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कोई भी टर्म निकालनी हो तो हमारे पास एकमात्र फॉर्मूला है जनरल टर्म, 5 + 2 की पावर 1/3 इस पूरे की पावर 15। लगाइए जनरल टर्म, TR + 1 = व्हाट, n कितना है 15 CR, 3 की पावर 1/5 की पावर कितना 15 - r, और 2 की पावर 1/3 की पावर r, तो ये आ गया 15 CR, 3 की पावर 15 - r/5 और 2 की पावर r/3, ये आ गया। अब जरा गौर से देखें, मुझे वो टर्म चाहिए जिसमें इंटीग्रल टर्म हो, यानी फ्रैक्शन पार्ट ना हो, यानी इनकी पावर फ्रैक्शन ना हो। तो जरा गौर से देखो r की वैल्यू में क्या रखूंगा, आपको नजर आ रहा होगा r 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल यानी 0, 3, 6, 9, 12 और 15, क्योंकि लास्ट क्या है 15। अब रखिए इनमें से वो वैल्यू लेनी है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर मैं r की वैल्यू 0 लेता हूं, इसको सेटिस्फाई करता है वो इसको भी कर रहा है, तो r तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। भाई r की वैल्यू 0 रखूंगा तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, यहां 0 रखूंगा 15/5 3 हो जाएगा, मतलब रेशनल नहीं बचेगा, यानी 0 मेरा परफेक्ट है। अगर मैं 3 लेता हूं तो यहां से तो ठीक है, 15 - 3 क्या हो जाएगा बच्चे 12, 12/5 रेशनल हो जाएगा, मतलब ये नहीं लेना है। 6 रखोगे वो भी नहीं आएगा, 9 रखोगे वो भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 15 ही आएगा। तो एक बार फटाफट से रख दीजिए, एक बार मैं रखता हूं 0, तो T0 रखूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे 15 C0, 3 की पावर 15 - 0 यानी 15/15, और इधर 2 की पावर 0, ये आ जाएगा, मतलब कितना आ गया 15 C0 और 3 की पावर 5 से कट जाएगा कितना 3, यानी कितना हो गया 1 और 3 की पावर 3, ये आ जाएगा 27, फाइनली 27 आ गया। एक बार 15 रखना है और 15 रखूंगा तो 16 हो जाएगा, ये आएगा 15 C 15 और 3 की पावर 15 - 15 0 हो जाएगा, और 2 की पावर ये 15/3, यानी इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 1, और जब किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, और 2 की पावर ये आ गया 5, 2 की पावर 5 मतलब 2 × 4 × 8 × 16 × 32, तो ये आ गया 32। उसने बोला दोनों का सम चाहिए, सम क्या हो जाएगा, अब सम हो जाएगा बच्चे, एक आया है 27 और प्लस एक आया है 32, तो ये आ जाएगा 9 और ये 59, 59 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जनरल टर्म। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे और भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Defining success for generations.